मेरा नाम शायरा है और जिस घर की कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वह बाहर से इतना साधारण दिखता था कि कोई भी इसे एक खुशहाल परिवार समझ लेता। लेकिन इस घर में रहने वाला हर इंसान जानता था कि यहाँ मुस्कानें दिखावे की थी और जंगें खामोशी से लड़ी जाती थी। इस घर में आवाजें कम और फैसले ज्यादा टूटते थे। यहाँ रिश्ते निभाए नहीं जाते थे बल्कि सहन किए जाते थे और हर दिन किसी न किसी का सब्र इम्तिहान देता था। मेरी शादी रवि से हुई थी, जो इस घर की सबसे मजबूत दीवार थे। शांत, मेहनती और जिम्मेदार इंसान जो बिना शिकायत सबका बोझ अपने कंधों पर उठाए रहते थे। वे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और पूरे घर का खर्च अकेले चलाते थे। उनके छोटे भाई मोहित अभी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश में थे और घर में दो बहनें भी थी, पूजा और नीलम। पूजा की शादी हो चुकी थी और वह जब मायके आती तो घर में थोड़ी राहत की सांस आती, लेकिन नीलम की मौजूदगी से घर की हवा भी भारी हो जाती थी। सास का देहांत सालों पहले हो चुका था, लेकिन उनकी परछाई आज भी इस घर पर हावी थी। उन्होंने अपनी बेटियों को सिखाया था कि कभी झुकना मत, और नीलम ने इस सीख को ऐसा हथियार बना लिया था कि घर में हर बात पर, हर फैसला और हर सास उसकी मर्जी से चलने लगी थी। ससुर जी बुजुर्ग थे और अब बोलना छोड़ चुके थे, शायद इसलिए नहीं कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि सुनने वाला कोई नहीं बचा था। अधिकतर समय चारपाई पर लेटे रहते, अखबार पढ़ते या फिर खामोशी से छत को देखते रहते, जैसे उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया हो। घर के फैसले रवि लेते थे, लेकिन नीलम हर फैसले में टांग अड़ाती थी। अगर कोई बात उसके मन में की नहीं होती तो वह ऊंची आवाज में बोलने लगती, ताने मारती और घर का माहौल खराब कर देती। पूजा अक्सर उसका साथ देती, क्योंकि दोनों बहनों के बीच माँ की याद और एक भावनात्मक रिश्ता था। पूजा खुद अपने ससुराल में खुश थी, लेकिन मायके आते ही वह नीलम के साथ खड़ी हो जाती थी। मुझे शुरू शुरू में यह सब बहुत अजीब लगता था, क्यों मैं ऐसे इस परिवार से आई थी जहाँ बातें शांति से होती थी, लेकिन यहाँ हर बात लड़ाई में बदल जाती थी। नीलम की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। रिश्ते आते थे, लेकिन वह हर रिश्ते में कोई ना कोई कमी निकाल देती। कभी कहती लड़का कम कमाता है, कभी कहती परिवार छोटा नहीं है, कभी कहती मुझे नौकरी करने से रोका जाएगा, कभी कहती मैं किसी की सुनकर नहीं रह सकती। रवि और मोहित कई बार समझाने की कोशिश करते, लेकिन हर बार बात बिगड़ जाती। ससुर जी बस खामोशी से सब देखते रहते। मुझे नीलम से डर नहीं लगता था, लेकिन उसके व्यवहार से घर में एक अजीब सा तनाव हमेशा बना रहता था, जैसे सब कुछ ठीक होते हुए भी ठीक नहीं है। पूजा की शादी के बाद नीलम और ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। उसे लगता था कि सब आगे बढ़ रहे हैं और वह पीछे छूट रही है, लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं थी। और इसकी वजह उसका अपना व्यवहार है। वह सुबह दफ्तर जाती और शाम को लौटकर किसी न किसी बात पर गुस्सा निकालती। कभी मेरी बनाई सब्जी में कमी निकालती, कभी मोहित की नौकरी को लेकर ताना मारती, कभी रवि को यह जताती कि वह घर के लिए कुछ खास नहीं कर रहा। मैं अक्सर रात को सोचती कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो इस घर में कभी सुकून नहीं आएगा, लेकिन मैं कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि बहू होकर ज़्यादा बोलना ठीक नहीं। एक दिन की बात है, नीलम दफ्तर से लौटी तो वह कुछ बदली हुई सी लगी। उस दिन उसने न तो किसी से झगड़ा किया, न किसी को ताना मारा। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और देर रात तक बाहर नहीं आई। यह बात मुझे अजीब लगी, क्योंकि आमतौर पर वह आते ही पूरे घर को अपने शब्दों से भर देती थी। मैंने रवि से कहा, आज नीलम कुछ अलग लग रही है। रवि ने हंसते हुए कहा, शायद किसी ने उसे समझा दिया होगा, या फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं मुस्कुरा दी, लेकिन मन के अंदर एक बेचैनी सी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि नीलम का स्वभाव अचानक नहीं बदलता। अगले कुछ दिनों तक उसका यही बदला हुआ रूप बना रहा। वह सुबह जल्दी उठकर तैयार होती, फ़ोन पर मुस्कुराते हुए बातें करती और कई बार देर से घर लौटती। पूजा ने मुझसे कहा कि शायद नीलम की ज़िंदगी में कोई आया है। मैंने कहा, अगर ऐसा है तो अच्छा ही है, शायद अब उसका गुस्सा कम हो जाए। लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं डर भी था, क्योंकि अगर नीलम किसी को पसंद करती है तो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। घर में उसी दौरान एक और बात चल रही थी। हमारी बेटी नेहा अब शादी के लायक हो चुकी थी। नेहा समझदार, सुलझी हुई और पढ़ी लिखी लड़की है थी। वह ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन सब कुछ गहराई से समझती थी। रवि और मैं उसके लिए सही रिश्ता देख रहे थे और यही सोचकर खुश भी थे कि शायद नेहा की शादी के बाद घर में माहौल थोड़ा हल्का हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पता था कि आने वाला समय इस घर की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। नीलम की खामोशी के पीछे क्या राज है, ये हमें अभी पता नहीं था, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा था कि यह खामोशी तूफान से पहले की शांति है, और इस तूफान का असर पूरे घर पर पड़ने वाला है। पिछले कुछ दिनों से नीलम के व्यवहार में जो बदलाव दिख रहा था, वह और साफ नजर आने लगा था। वह सुबह जल्दी उठकर तैयार होती और पहले की तरह जल्लाकर किसी पर गुस्सा नहीं करती। वह अपनी पसंद का नाश्ता करती और जल्दी बाहर निकल जाती। कई बार तो वह घर से निकलते वक्त मुस्कुरा भी देती थी, जो हमारे लिए बिल्कुल नया था। रवि ने एक दिन मजाक में कहा, लगता है नीलम अब समझदार हो गई है। मैं मन ही मन सोचती रही कि यह बदलाव किसी समझदारी का नहीं, बल्कि किसी नए इरादे का नतीजा है, क्योंकि नीलम जैसी जिद्दी और सख्त लड़की अचानक ऐसे नहीं बदलती। पूजा मायके आएगी तो उसने भी वही बात कही कि दीदी की आंखों में आजकल अलग चमक है। उसने कहा, भाभी मुझे लगता है दीदी किसी से बात करती हैं या फिर किसी को पसंद करने लगी है। मैंने कहा, अगर ऐसा है तो अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना कहीं वह किसी गलत रास्ते पर न चली जाए। पूजा बोली, दीदी गलत तो नहीं करेंगी, लेकिन उनका स्वभाव पता है, वह जो चाहेंगी वह
वही करके रहेंगी। एक रविवार को नीलम ने कहा कि उसे ज़रूरी काम है और वह अकेले बाहर जाएगी। रवि ने कहा मोहित को साथ ले जाओ। नीलम ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा मुझे अकेले जाना है, और ये कहते हुए वह जल्दी से निकल गई। मुझे उसका अकेले जाना अजीब लगा। मैंने पूजा से कहा बच्चों को देखना, मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ, और मैं भी दूर से उसके पीछे हो ली। मैं सीधे उसके पास नहीं गई, बस इतना चाहती थी कि देखूं वह कहाँ जा रही है। वह बाजार की तरफ गई। भीड़ में चलते हुए बार बार मोबाइल देखती, जैसे किसी मैसेज का इंतजार हो। फिर एक छोटे से कैफे के सामने रुकी और अंदर चली गई। मैं भी थोड़ी दूरी पर रही। कुछ देर बाद एक लड़का आया। उम्र में नीलम से छोटा लग रहा था, कपड़े अच्छे थे, चाल डाल ठीक थी। वह नीलम से मिलकर बैठ गया। दोनों ने चाय मंगाई और बातें करने लगे। मुझे दूर से इतना दिखा कि नीलम उसके सामने बहुत नरम बोल रही थी, कभी मुस्कुरा रही थी, कभी ध्यान से सुन रही थी। यह मेरे लिए हैरानी की बात थी, क्योंकि घर में वह किसी की बात सुनती ही नहीं थी। मुझे यह देखकर भी बेचैनी हुई कि नीलम जैसा स्वभाव रखने वाली लड़की अगर किसी से मिलने लगी है तो तो वह सच में बदल रही है, या फिर किसी मकसद के लिए ऐसा कर रही है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा लड़के ने एक छोटा पैकेट नीलम की तरफ बढ़ाया। नीलम ने उसे अपने बैग में रख लिया और फिर दोनों उठकर बाहर आ गए। वह अलग अलग दिशा में चले गए। नीलम घर की तरफ लौट आई। मैं भी पीछे घर पहुंच गई। घर आकर मैंने पूजा को बताया। पूजा घबराई गई। उसने कहा भाभी अगर भैया को पता चला तो हंगामा हो जाएगा। मैंने कहा भी नहीं बताती, पहले देख लेते लड़का कौन है और बात क्या है। अगले कुछ दिनों में नीलम की यही दिनचर्या बन गई। कभी वह ऑफिस से लौटकर तुरंत कमरे में चली जाती और मोबाइल पर किसी से लंबी बातें करती। कभी वह अचानक कहती कि उसे कुछ सामान लेना है और फिर बाहर निकल जाती। मुझे लगता था कि वह उसी लड़के से मिलती है, लेकिन मैं हर बार पीछे नहीं जा सकती थी। एक दिन मैंने नीलम से नरमी से बात करने की कोशिश की। मैं उसके कमरे में गई और कहा नीलम चाय पियोगी। उसने पहली बार बिना तंज के कहा हाँ दे दो। मैंने चाय रखी और पूछा सब ठीक है। उसने कहा हाँ बस काम ज़्यादा है। मैंने कहा अगर कोई परेशानी हो तो बता देना, हमें अपने हैं। नीलम कुछ पल चुप रही, फिर उसने कहा कभी कभी इंसान बहुत सख्त बन जाता है ताकि कोई उसे कमज़ोर न समझे। यह बात सुनकर मैं सन रह गई, क्योंकि नीलम जैसी लड़की के मुँह से ऐसी बातें मैंने पहली बार सुनी थी। मैंने कहा कमज़ोर कोई नहीं होता, बस इंसान को साथ चाहिए। नीलम ने नजरें टाली और कहा छोड़ो ये सब। उसी दौरान हमारे घर में नेहा के रिश्ते की बात तेज हो गई। एक रिश्तेदार ने बताया कि एक अच्छा लड़का है, नाम आदित्य है, डॉक्टर है, और अपने माँ बाप के साथ ये नहीं रहता बल्कि पास के अलग घर में रहता है। माँ बाप स्कूल में पढ़ाते हैं और परिवार छोटा है। रवि ने यह सुनते ही खुशी दिखाई। उसने कहा लड़का पढ़ा लिखा है और अलग भी रहता है तो हमारी बेटी को आराम मिलेगा। मैं भी खुश थी, क्योंकि नेहा की ज़िंदगी सुकून वाली देखना चाहती थी। हमने आदित्य के घर वालों को घर बुलाया। वे लोग आए तो मैं उनका व्यवहार अच्छा लगा। आदित्य भी शांत स्वभाव का था। उसने नमस्ते की और कम बोलकर भी अपनी समझदारी दिखा दी। आदित्य की माँ नेहा मीठे से तरीके से बात कर रही थी और आदित्य के पिता रवि से नौकरी और परिवार की बातें कर रहे थे। कुल मिलकर सब ठीक लग रहा था, लेकिन उस मुलाकात ने एक बात मेरे दिल को डरा दिया। मैंने देखा नीलम की नज़रें बार बार आदित्य की तरफ जा रही थी। वह ज़्यादा बोल नहीं रही थी, लेकिन उसका ध्यान वहीं था, जैसे उसके मन में कोई बात पकड़ ली हो। मेहमान चले गए तो नीलम ने अचानक कहा लड़का समझदार लगता है। रवि ने खुश होकर कहा हाँ, और अलग भी रहता है, यही तो अच्छी बात है। नीलम ने धीरे से पूछा अलग रहता मतलब वह अपनी मर्जी से रहता है ना, कोई रोक टोक न कोई दबाव। रवि ने कहा हाँ, माँ बाप पास ही रहते हैं लेकिन घर अलग है। नीलम फिर बोली और डॉक्टर है मतलब कमाई भी ठीक होगी। रवि ने कहा हाँ, अच्छा कमाता होगा। नीलम की आवाज़ में जो हल्का सा जोर था उसने मुझे अंदर से हिला दिया। मुझे लगने लगा कि नीलम इस रिश्ते को अपने नज़रिए से देख रही है, न कि नेहा के नज़रिए से। मैं रात को रवि से बोली कि हम बहुत सावधानी से चलना होगा। रवि ने हंसकर कहा तुम हर बात में डर जाती हो। नीलम अब उम्र समझ रही है, शायद वह खुद के लिए भी सोच रही हो। मैं चुप हो गई, लेकिन मेरे अंदर का डर और बढ़ गया। कुछ दिन बाद जब आदित्य के घर वालों ने जवाब मांगा तो रवि ने कहा हम जल्द बताएंगे। उसी रात नीलम ने कहा जवाब देने में जल्दी मत करो, पहले मैं आदित्य से बात करना चाहती हूँ। रवि ने चौंक कर कहा तुम क्यों नीलम से? नीलम ने कहा मैं घर की बड़ी हूँ, मुझे कह कि मैं देखूँ लड़का कैसा हो और वह नेहा को खुश रख पाएगा या नहीं। रवि ने कहा ये सब बातें घर में भी हो सकती है। नीलम ने कहा मुझे नहीं, मुझे उससे अकेले में बात करनी है ताकि वह खुलकर बोल सके। मुझे यह सुनकर झटका लगा, क्योंकि यह तरीका ठीक नहीं था, लेकिन नीलम ने अपनी जिद पकड़ ली। उसने किसी की तरह आदित्य का नंबर हासिल किया और उसे फ़ोन करके कहा कि मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आप कल शाम को मेरे ऑफिस के पास वाले कैफ़े में मिल सकते हैं। आदित्य ने पहले तो झिझक दिखाई, लेकिन फिर सम्मान में कह दिया कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अगली शाम नीलम जल्दी तैयार होकर निकल गई। मुझे बेचैनी हुई, मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं सकी। मैंने फिर वही किया जो पहले किया था, मैं थोड़ी दूरी पर उसके पीछे हो ली। वह उसी कैफे में आ गई और थोड़ी देर बाद आदित्य आया। आदित्य ने नमस्ते किया और बैठ गया। नीलम ने बहुत सभ्य तरीके से बात शुरू की। उसने पूछा आप नौकरी में खुश हैं? आप अपने परिवार का कैसे ध्यान रखते हैं? आप शादी के बाद पत्नी को नौकरी करने देंगे या नहीं? आदित्य शांत तरीके से जवाब देता रहा। वह कह रहा था कि उसे समझदार साथी चाहिए जो घर और काम दोनों संभाल सके।
और वह किसी को बांध कर नहीं रखना चाहता। नीलम ने बातों बातों में खुद को आगे रखना शुरू किया। उसने कहा, आजकल के समय में औरत को अपनी पहचान बनाए रखना जरूरी है। मैं खुद भी नौकरी करती हूँ, मुझे समझ है कि घर कैसे चलाया जाता है। मैं ससुराल में किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। आदित्य सिर्फ सिर हिला रहा था, लेकिन मैं देख सकती थी कि वह ऐसे जो रहा था। फिर नीलम ने ऐसा सवाल किया जिससे मेरा माथा ठनक गया। उसने कहा, आप किस तरह की पत्नी चाहते हैं? आदित्य ने कहा, वैसे अच्छा इंसान हो, समझ और सम्मान हो। नीलम ने मुस्कुराकर कहा, सम्मान और समझ तो मैं भी बहुत मानती हूँ। कैफे से निकलते समय नीलम ने आदित्य को एक छोटा सा पैकेट दिया। आदित्य ने मना किया, लेकिन नीलम ने आग्रह किया और कहा, यह बस सम्मान है, आप रख लीजिए। आदित्य ने मजबूरी में रख लिया और चला गया। मैं दूर से सब देख रही थी और मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल रही थी, क्योंकि अब साफ हो रहा था कि नीलम यह रिश्ता अपनी तरफ मोड़ना चाहती है। घर लौट कर नीलम ऐसा बर्ताव करने लगी जैसे उसने कोई बड़ा काम कर दिया हो। वह रवि से मीठी बातें करने लगी और कभी कभी मेरी तरफ ही मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी मुस्कान में अपनापन नहीं था, उसमें जीत का भरोसा था। उसने धीरे धीरे घर में यह बात फैलानी शुरू की, नेहा अभी बहुत छोटी है, उसे शादी की जिम्मेदारी नहीं पता। आदित्य की माँ को भी उसने किसी बहाने से संदेश भिजवाया कि मैं घर की बड़ी हूँ और मैं ही असल में घर संभालती हूँ। मुझे ये सब सुनकर गुस्सा भी आया और डर भी, क्योंकि नीलम जिस बात पर अड़ जाती है उसे पाने के लिए किसी भी तरह का दबाव बनाती थी। मैंने रवि को सच बता दिया कि नीलम आदित्य से मिल चुकी है और उसने तोहफा भी दिया है। रवि गुस्से में लाल हो गया। वह बोला, ये क्या कह रही हो? वह मोहित को बुलाने लगा और बोला, तुम जानते थे? मोहित ने कहा, नहीं भैया, मुझे नहीं पता था। रवि ने उसी रात नीलम से बात करने की ठानी, लेकिन मैं जानती थी कि नीलम अब आसानी से पीछे नहीं हटेगी। रात को जब नीलम खाना खाने आई तो रवि ने सीधे पूछा, तुम आदित्य से मिली थी? नीलम ने बिना डरे कि हाँ मिली थी। तो क्या हुआ? रवि ने कहा, तुमने उससे अकेले में क्या बात की? नीलम ने कहा, क्योंकि कोई और मेरी बात नहीं सुनता, मैं बस देखना चाहती थी कि लड़का कैसा है। रवि ने कहा, यह रिश्ता नेहा के लिए आया है। नीलम ने ठंडे स्वर में कहा, रिश्ता घर का होता है और घर मेरी भी है, हिस्सेदारी है। रवि ने गुस्से में कहा, तुम अपनी जिद में सब बर्बाद कर दोगे। नीलम ने तीखे स्वर में कहा, अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं भी देख लूंगी कि यह रिश्ता कैसे होता है। नी अंदर से ये सब सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मैंने उसके पीछे जाकर उसे सीने से लगा लिया। फिर रोते हुए बोली, मम्मी मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मैं जानती थी कि यह सिर्फ रिश्ते की बात नहीं रह गई थी, यह अब घर की इज्जत और नेहा के भविष्य की लड़ाई बन चुकी थी। अगले दिन आदित्य के घर वाले हमारे घर आए ताकि बात पक्की हो, लेकिन घर का माहौल भारी था। नीलम ने उनके सामने भी मीठी बातें की और खुद को समझदार साबित करने की कोशिश की। आदित्य की माँ उस पर प्रभावित हो रही थी और नेहा को कम बोलने वाली छोटी बच्ची समझ रही थी। मैंने पहली बार साफ शब्दों में कहा कि रिश्ता नेहा के लिए आया है और फैसला भी उसी के बारे में होगा। नीलम ने मुझे घूर कर देखा, जैसे उसने तय कर लिया हो कि अब वह मुझे भी अपने रास्ते से हटाएगी। इसी के साथ मेरे मन में यह साफ हो गया कि नीलम अब सिर्फ अपनी खुशी नहीं देख रही, वह यह भी चाहते हैं कि अगर उसे कुछ नहीं मिलता तो किसी और को भी न मिले। और यही सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें प्यार नहीं होता, सिर्फ जिद होती है, और जिद रिश्तों को तोड़ देती है। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल ऐसा हो गया था जैसे हर कोई किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। नीलम बिल्कुल शांत शांत हो गई थी, लेकिन उसमें यह खामोशी पहले से ज़्यादा डराने वाली थी। वह किसी से उलझती नहीं थी, नया ताना मारती, बस अपने कमरे में रहती, ऑफिस जाती और लौटकर सीधे दरवाज़ा बंद कर लेती। नेहा सहमी सहमी रहती थी, वह किसी से खुलकर बातें नहीं करती थी। उसकी चेहरे की मासूमियत जैसे कहीं खो गई थी। मुझे माँ होने के नाते सबसे ज़्यादा उसी की चिंता थी। एक शाम आदित्य का फ़ोन रवि के पास आया। उसने कहा कि वह खुद आकर बात करना चाहता है। रवि ने हामी भर दी। आदित्य जब घर आया तो वह पहले से ज़्यादा गंभीर लग रहा था। उसने बैठते कहा, अंकल मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ। मैं जिस लड़की से शादी करूँगा उससे ईमानदारी चाहता हूँ और मैं किसी तरह के दबाव या भरम में रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। यह सुनते ही नीलम कमरे से बाहर आ गई। उसने बहुत सहज तरीके से कहा, आदित्य जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल रिश्ते बहुत सोच समझ कर ही करने चाहिए। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैं आपसे ही ये कहना चाहता था कि हमारी कैफे वाली मुलाकात ने मुझे उलझन में डाल दिया। नीलम ने बिना झिझक कहा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने कोई गलत बात नहीं की। मैंने सिर्फ एक घर की बड़ी होने के नाते आपसे बात की थी। आदित्य ने थोड़ी हिम्मत करके कहा, लेकिन आपने मुझे जो तोहफा दिया और जिस तरह की बातें की, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस रिश्ते को अलग नज़र से देख रही हैं। नीलम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, अगर किसी ने मुझे समझा तो उसमें गलत क्या है? आदित्य ने साफ शब्दों में कहा, क्योंकि रिश्ता नेहा के लिए है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही नीलम का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, अच्छा तो आपने फैसला कर लिया? आदित्य ने कहा, हाँ, और मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई गलतफहमी न रहे। घर में सन्नाटा छा गया। नी अंदर से रोती हुई बाहर आई और बोली, मुझे किसी से ज़बरदस्ती शादी नहीं करनी। अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी तो साफ कह दीजिए। आदित्य ने नेहा की तरफ देखकर कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपको पसंद करता हूँ, लेकिन मैं घर में शांति चाहता हूँ और मुझे लगता है कि अभी यह माहौल ठीक नहीं है। रवि गुस्से में बोला, इसका मतलब आप रिश्ता तोड़ रहे हैं? आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, मैं फिलहाल कोई फैसला नहीं लेना चाहता। आदित्य के जाते ही नीलम हंस पड़ी। उसने कहा,
देखा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी रिश्ता अटक गया। ये कहकर वह अपने कमरे में चली गई। रवि गुस्से से काँप रहे थे। उन्होंने कहा, इस लड़की ने जानबूझकर यह सब किया है। मैंने पहली बार नीलम से ऊँची आवाज़ में कहा, तुम्हें अपनी जिद के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता क्या? नीलम ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने किसी को कुछ नहीं छीना। अगर रिश्ता मजबूत होता तो टूटता नहीं। उस रात नेहा मेरे पास आकर सोई। वह बार बार पूछ रही थी, मम्मी क्या मेरी वजह से सब परेशान है? मैंने उसे समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन अंदर से मैं खुद टूट चुकी थी। अगले दिन आदित्य के घर से संदेश आया कि वे अभी रिश्ते पर कोई फैसला नहीं करेंगे। यह बात पूरे घर में आग की तरह फैल गई। रिश्तेदारों के फोन आने लगे, सवाल होने लगे। रवि चुप रहने लगे। मोहित ने नीलम से दूरी बना ली। कुछ हफ्तों बाद अचानक खबर आई कि आदित्य की शादी कहीं और तय हो गई है। यह सुनकर नेहा रो पड़ी, लेकिन नीलम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बस इतना कहा, अच्छा हुआ, अब सबको चैन मिला होगा। उसी दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि नीलम की जिद ने सिर्फ नेहा को नहीं बल्कि पूरे घर का भविष्य बदल दिया। समय गुजरता गया, नेहा के लिए दूसरे रिश्ते आने लगे, लेकिन हर बार कोई ना कोई कमी निकाल जाती। लोग सवाल करते, घर में बड़ी बहन है, उसकी शादी क्यों नहीं हुई? नीलम अभी भी अपने फैसले पर कायम थी। वह कहती थी, मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी और किसी के दबाव में नहीं आऊंगी। लेकिन अब उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। अक्सर वह अकेले बैठकर सोच में डूबी रहती थी। एक दिन अचानक नीलम की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उसे बहुत ज़्यादा तनाव है और आराम की जरूरत है। उस रात नीलम ने पहली बार मेरे पास आकर कहा, भाभी क्या मैंने सच में सब गलत किया है? मैंने उसे देखा और कहा, इंसान सिर्फ खुद को सही समझने लगता है तो अनजाने में दूसरों को चोट पहुंचा देता है। नीलम की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मैं कमज़ोर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन शायद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। उसकी हालत देखकर मेरा गुस्सा पिघल गया। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जिंदगी में देर से सही पर सच समझ आ जाए तो वही काफ़ी है। नीलम चुप रही। नीलम की बीमारी के बाद घर का माहौल थोड़ा बदल गया था। पहले जहाँ हर बात पर तकरार होती थी, अब वहाँ खामोशी रहने लगी थी। नीलम ऑफिस से लौटकर सीधा अपने कमरे में चली जाती और देर तक बाहर नहीं निकलती। नेहा भी पहले जैसी चंचल नहीं रही थी। वह पढ़ाई में खुद को डुबोने लगी थी। शायद अपने टूटे सपनों को से भागने का यही तरीका उसने चुना था। रवि बाहर से सख्त दिखते थे, लेकिन मैं जानती थी कि अंदर से वह भी टूट चुके हैं। उन्हें इस बात का अफसोस था कि उन्होंने वक्त रहते हालात को संभाला नहीं। एक शाम नीलम खुद मेरे पास आकर बैठे। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, भाभी क्या मुझसे नाराज है? मैंने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा। मैंने कहा, नाराजगी से ज्यादा दुख होता है जब अपने अपनों को चोट देते हैं। नीलम कुछ देर चुप रही, फिर बोले, मैंने हमेशा अपनी आज़ादी को सबसे ऊपर रखा, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि मेरी वजह से किसी और की ज़िंदगी उलझ सकती है। नेहा का चेहरा मेरे सामने घूमता रहता है। मुझे लगता है मैंने उसका हक छीन लिया है। मैंने उससे साफ कहा, तुमने जानबूझकर बुरा किया है या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन तुम्हारे फैसलों का असर दूसरों पर पड़ा है। अब सच में बदलना चाहती हो तो पहले यह मानना होगा। नीलम ने सिर झुका लिया। उस दिन पहली बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खुला रखा। कुछ महीनों बाद एक रिश्तेदार के जरिए नीलम के लिए एक रिश्ता आया। लड़का का नाम समीर था। अपना छोटा सा कारोबार था और पहले से शादीशुदा था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और एक छोटी बेटी भी थी। समीर ने साफ कहा कि वह ऐसी पत्नी चाहता है जो उसकी बेटी को अपनाए और घर को संभाले। नीलम ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर उसने मुझसे कहा, अभी क्या एक बार मिल लेना गलत होगा? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन हामी भर दी। जब समीर घर आया तो उसका व्यवहार बहुत सादा और सच्चा था। उसने नीलम से बहुत परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं इज्जत और सुकून दे सकता हूँ। नीलम चुपचाप सुनती रही। उसने कोई शर्त नहीं रखी, कोई जिद नहीं की, बस इतना पूछा, आपकी बेटी मुझे अपनाएगी ना? समीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर आप उसे अपनाएंगी तो वह भी आपको माँ मानेगी। उस मुलाकात के बाद नीलम ने खुद कहा कि वह इस रिश्ते के लिए तैयार है। रवि और मोहित दोनों हैरान थे, लेकिन खुश भी थे। शादी सादगी से हुई, बिना दिखावे के, बिना किसी दबाव के। नीलम ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी और की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत से ऊपर रखा। शादी के बाद जब नीलम विदा होकर जा रही थी तो उसने नेहा को गले लगा कर कहा, मुझे माफ़ कर देना अगर मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा। ओ नेहा रोते हुए बोली, दीदी बस खुश रहना। नीलम की आंखों में आंसू थे, लेकिन हर चेहरे पर सुकून था। समय बीतता गया। नीलम अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे ढलने लगी। उसने समीर की बेटी को दिल से अपनाया और शायद पहली बार जो उसे एहसास हुआ कि जिम्मेदारी भी एक तरह की आज़ादी होती है। नेहा की भी शादी बाद में एक अच्छे घर में हो गई थी, जहाँ उसे सम्मान और प्यार मिला। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि नीलम बुरी नहीं थी, बस अकेली थी। उसकी शक्ति उसके डर की ढाल थी। अगर वक्त रहते हम उसके अंदर छुपे दर्द को समझ पाते तो शायद कई रिश्ते टूटने से बच जाते। यह कहानी हमें यही सिखाते कि हर इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और कभी कभी सबसे मजबूत दिखने वाला इंसान अंदर से सबसे ज़्यादा टूटा हुआ होता है। नीलम की शादी के बाद हमें लगा था कि कहानी यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन ज़िंदगी अक्सर आखिरी पन्ना थोड़ी देर से खोलते हैं। नीलम अपने नए घर में खुश रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीते हुए सालों की आदत इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। वह कई बार खुद को दोष देती रहती है। समीर उसे समझाता है कि हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, ज़रूरी यह है कि उनसे क्या सीखा। नीलम धीरे धीरे बदल रही थी। अब वह ज़्यादा सुनती थी,
कम बोलती थी और जब बोलती तो पहले की तरह तंज नहीं होता था। एक दिन नीलम अचानक मायके आई। उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने बताया कि समीर की बेटी स्कूल में बीमार हो गई है और डॉक्टर ने कहा कि उसे लंबे इलाज की जरूरत पड़ेगी। समीर बहुत परेशान है और खर्च भी ज़्यादा। नीलम बोली, भाभी पहली बार मुझे लगा घर सिर्फ मेरे फैसलों से नहीं चलता बल्कि सबकी मदद से चलता है। मैंने बिना सोचे समझे इतने साल सिर्फ अपनी ही शर्तों पर जिया। अब समझ आ रहा है कि रिश्ते निभाने के लिए झुकना भी जरूरी होता है। रवि ने बिना कुछ कहे नीलम के हाथ में पैसे रख दिए। मोहित ने कहा, कोई जरूरत हो तो हमें बताना। नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आप लोगों ने मेरे लिए इतना किया फिर भी मैंने हमेशा आपको गलत समझा। उस दिन पहली बार नीलम ने पूरे दिल से अपने घर का अपना माना। कुछ महीनों बाद समीर की बेटी ठीक हो गई। नीलम ने उसके लिए अपनी नौकरी से छुट्टी ली, उसे स्कूल छोड़ने जाने लगी और माँ की तरह उसकी देखभाल करने लगी। बच्ची अब नीलम को मम्मी कहने लगी थी। ये सब नीलम के लिए सबसे बड़ा इनाम था। इधर नेहा की भी अपनी जिंदगी में खुशी थी। वह कभी कभी फोन पर नीलम से बात करती और वो कहती, दीदी अब आप पहले से बहुत अलग लगती हो। नीलम मुस्कुराकर कहती, इंसान वक्त पर सीख जाए तो जिंदगी दोबारा मौका देती है। आज कई साल बाद जब हम एक साथ बैठे होते हैं तो नीलम की पुरानी बातों पर हंसी भी आती है और अफसोस भी। लेकिन सबसे ज्यादा सुकून इस बात का होता है कि उसने खुद को बदल लिया। यह कहानी सिर्फ नीलम की नहीं बल्कि हर उस इंसान के जो अपनी जिद को अपनी ताकत समझ बैठता है, जबकि असली ताकत माफी समझ और साथ में छुपी होती है। जिंदगी ने नीलम को ऐसा सबक दिया